सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्लेविन के बाएं हाथ का नियम आदि विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। अपने पहले लेक्चर में मैंने चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र आदि विषयों पर आपसे चर्चा की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम चुंबक को सुरंतापूर्वक लटका दें तब वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ओरेस्टेट के प्रयोग के बारे में हमने बात की थी कि जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी क्रम में मैं आज एक क्रियाविधि से, क्रियाकलाप से अपना लेक्चर आरंभ करता हूं। यह मैंने एक एपी एल्यूमिनियम की रॉड ली, छड़, एल्यूमिनियम की एक छड़ ली और उस छड़ को 2 चालक तारों की सहायता से एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर लटकाया और एबी को क्षैतिज रखा कि एबी क्षैतिज रहे। इन दोनों चालक तारों का संबंध कुंजी और एक बैटरी से कर दिया। कुंजी लगाने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि यह एक बंद परिपथ है और धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। एल्यूमिनियम की छड़ को मैंने एक चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच लटका दिया। छड़ क्षैतिज है और चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है, ऊपर की ओर है। जैसे ही हम यह व्यवस्था करते हैं, इस एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबक के बीच लटकाते हैं और छड़ में धारा प्रवाहित करते हैं, तब यह छड़ एक ओर को बाईं ओर को विस्थापित होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे इस छड़ पर इस चुंबक के कारण बाईं तरफ को एक बल लग रहा हो। यदि हम बैटरी की ध्रुवता बदल दें, धन की जगह ऋण और ऋण की जगह धन सिरा ले लें, तब परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है। जो धारा बी से ए की ओर बह रही थी वह धारा ए से बी की ओर बहने लगेगी। इस स्थिति में जब हम दोबारा छड़ में धारा प्रवाहित करते हैं तब हम यह पाते हैं कि यह छड़ पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगती है। अर्थात धारा की दिशा बदलने पर छड़ एबी का जो मूवमेंट है, छड़ एबी में जो विक्षेप होने की दिशा है वो बदल जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि छड़ पर लगने वाला बल धारा की दिशा पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। धारा की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी, विक्षेप भी ज्यादा होगा। अब हम दूसरा एक प्रयोग करके देखते हैं कि हम धारा की दिशा नहीं बदलते हैं बल्कि अपने चुंबक के ध्रुव बदल देते हैं। दक्षिण ध्रुव को नीचे रख देते हैं, उत्तरी ध्रुव को ऊपर रख देते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर थी वो दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। तब भी हम देखेंगे कि छड़ में विस्थापन की दिशा बदल जाएगी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा और चालक जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसकी दिशा पर काफी हद तक निर्भर करती है। चालक पर आरोपित बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है।
अब इस बल की दिशा को मापने के लिए कि चालक छड़ है, मैंने धारा उसमें प्रवाहित की, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, धारा की दिशा बदल दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी, और धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर बल की दिशा बदल गई। तो बल किस दिशा में लगेगा इसे जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा गया। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। उस बात को मैं समझाता हूं। ये बायां हाथ है और बायां हाथ का अंगूठा तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हैं। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा अर्थात चालक पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसी क्रम में मैं एक आंतरिक प्रश्न लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और इस इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा। जैसे यह एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बाएं से दाईं ओर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है और हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर आते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। इसकी हम बात करते हैं। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां लगाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मुझे अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दो अंगुलियों को परस्पर लंबवत रखना है। इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है तब धारा निश्चित रूप से ऊपर की ओर होगी, तो मुझे अपनी मध्यमा उंगली को ऊपर की ओर रखना होगा। मैंने अपनी मध्यमा उंगली को ऊपर की ओर रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है, धारा ऊपर की ओर बहेगी। तर्जनी उंगली मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखनी है। मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी। आप देखिए मेरा अंगूठा बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर है, तब इसका आंसर निश्चित रूप से डी होगा और इलेक्ट्रॉन पर बल कागज में भीतर की ओर जाते हुए लगेगा और इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर को ही विक्षेपित होगा। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं। यह एक धारावाही कुंडली है आयताकार, और इस कुंडली में भुजा AB में A से B की ओर धारा बह रही है, CD में C से D की ओर धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है। मैं जानना चाहता हूं कि भुजा AB पर बल किस दिशा में लगेगा, भुजा CD पर बल किस दिशा में लगेगा। इसके लिए मैं फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की ओर जाऊंगा। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मैं मध्यमा उंगली को पहले धारा की दिशा में रखता हूं। धारा ऊपर की ओर है, मैंने ऊपर की ओर रखा। तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखता हूं, तो मैंने तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में ऊपर की ओर, तो मेरा अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है। इस प्रकार भुजा AB पर बल तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगा। अगर मैं भुजा CD पर बात करूं, मध्यमा उंगली धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो भुजा CD पर बल बाहर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर मैं इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दूं, तब भुजा AB नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगी और भुजा CD ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगी। भुजा BC पर कोई बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। जो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो धारावाही कुंडली में, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। आज मेरे अपने दूसरा टॉपिक है
विद्युत मोटर। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत मोटर क्या कार्य करता है, विद्युत मोटर का उपयोग कहां कहां पर है, इसका हम प्रयास करेंगे। विद्युत मोटर है क्या? आज हमारी जिंदगी में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो पंखा है, फैन, कूलर, अपना MP3 प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, कोई भी मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, वो सब एक किसी न किसी मोटर उनमें लगा है, मोटर पर आधारित है। हम मोटर से अच्छी तरह परिचित हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपना डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। यह एक आम एपरेटस है जो आप हमारे किसानों के सभी के घर में रहता है। यह है कुट्टी काटने की मशीन। इसमें दो ब्लेड लगे होते हैं, बड़े ब्लेड, और एक ये लकड़ी का डंडा है। इस लकड़ी के डंडे को घुमाने पर ये ब्लेड घूमते हैं और बीच में एक घास रखने का जो ग्रास होती है, जो हम खेत से लाते हैं, बरसीन, उसके रखने का एक जगह होती है और उसमें रखकर घास को रखकर हम लंबी लंबी घास को रखकर हम कटर को घुमाते हैं हाथ से, और ये हमारा यांत्रिक कार्य है कि हम यांत्रिक कार्य करते हैं। किंतु यदि आज के आधुनिक युग में हम इसमें एक मोटर लगा दें, तो मोटर लगाने से आपने देखा होगा हमारा जो हम कार्य खुद स्वयं करते हैं यांत्रिक कार्य, वो बच जाता है, और बल्कि वो यांत्रिक कार्य मोटर करती है। मोटर कब करेगा? जब उसमें करंट पास होगा। अर्थात मोटर एक ऐसी युक्ति है जो एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। गर्मी जाता है, मैं अभी अगर फैन अपने हाथ से चलाऊं तो ये यांत्रिक कार्य है, परंतु यहीं पर अगर मैं एक मोटर लगा दूं तो क्या होगा? वो एक पंखा घूमता रहेगा, तो उससे क्या होगा? वो मोटर ये ऐसा होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। विद्युत मोटर को समझने से पहले हम एक रेखा चित्र पर जाते हैं। विद्युत मोटर में चुंबक के दो ध्रुव लेने होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जबकि मैंने अपने पहले अध्याय में बताया था कि चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेते हैं, दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लेते हैं, और उन दोनों ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली, चालक तार की आयताकार कुंडली ABCD रख देते हैं। आयताकार कुंडली इस प्रकार की होती है कि उसकी दो भुजाएं AB और CD, या कोई से भी दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों, और वह कुंडली इन दोनों ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र हो। वो घूम सके उनके बीच। तार ABCD की जो दोनों भाग हैं, यह कुंडली दो अर्ध वलय, उन्हें विभक्त वलय बोला जाता है, दो विभक्त वलय P और Q से जुड़े होते हैं। P और Q दो विभक्त वलय हैं। एक वलय के आधे आधे भाग, दो भाग, वो दोनों विभक्त वलय एक धुरी पर जुड़े होते हैं। धुरी आपने देखा होगा, पंखे के बीच में भी एक धुरी होती है, उस धुरी से ही पंखे के ब्लेड जुड़े होते हैं, और वो आज हम बताएंगे वो ब्लेड घूमते क्यों हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो ब्लेड घूमते क्यों हैं। मैंने बताया आयताकार कुंडली के दो सिरे दो विभक्त वलय P और Q से जुड़े होते हैं। ये दोनों विभक्त वलय एक धुरी से जुड़े होते हैं, रॉड से, सैफ्ट भी बोलते हैं। रॉड के घूमने पर ये विभक्त वलय घूमते हैं। अगर मैं रॉड को दक्षिणावर्त या वामावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हम करें, तब ये विभक्त वलय भी घूमते हैं, और विभक्त वलय के घूमने पर यह कुंडली भी घूमती है। ये दोनों विभक्त वलय दो बुरुश से जुड़े होते हैं, X और Y, ग्रेफाइट के बुरुश। ये बुरुश विभक्त वलय से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों बुरुश विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने में और जुड़ने में एक अंतर है। स्पर्श करने का अर्थ यह है कि ये दोनों बुरुश X और Y विभक्त वलय के साथ घूमेंगे नहीं। स्पर्श करने का अर्थ यह है कि अगर P में करंट होगा तो वो X में आ जाएगा बुरुश में, और X में करंट होगा तो P में चला जाएगा। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जाते हैं। और विभक्त वलय के जो अंदर का भाग है वो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये बुरुश X और Y एक बैटरी और एक कुंजी से जुड़े होते हैं।
इनके द्वारा, बैटरी के द्वारा जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तब बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तब वह धारा ब्रुश X में जाती है, ब्रुश Y में जाती है, और X और Y से होती हुई दोनों विभक्त वलय P और Q में जाएगी, और विभक्त वलय से होती हुई कुंडली में जाती है। इस प्रकार ये दो परिपथ है। एक परिपथ विभक्त वलय से जुड़ी हुई ऊपर कुंडली, और दूसरा परिपथ X और Y के बीच जुड़ी हुई बैटरी और कुंजी, और ये दोनों परिपथ एक दूसरे को ब्रुश और विभक्त वलय के स्पर्श होने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अब हमें यह दिखाना है कि मोटर कार्य किस प्रकार करती है। कार्य दिखाने से पहले मैं इनके मोटर के विभिन्न भाग को फिर से बताना चाहता हूं। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? ये विद्युत मोटर का सिद्धांत कि जब यह कुंडली है, इस धारावाही कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही कुंडली की भुजाओं पर एक बल लगता है, और धारावाही कुंडली की भुजाओं पर बल लगने से, धारावाही कुंडली की भुजाओं पर बल लगने से एक बलयुग्म उत्पन्न होता है, और वह बलयुग्म इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। क्योंकि यह कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है, तब यह कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमने लगती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, तब कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जो कुंडली को इसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है और कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब वह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में सतत घुमाता रहेगा। विद्युत मोटर के मुख्य भाग। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। आप देखिए, ये दो ध्रुव, इनके बीच एक आयताकार कुंडली रखी है, और दो भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है, और भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, और यह कुंडली चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P और Q से जुड़े होते हैं। जैसे ये P और एक ये Q, ये कुंडली जुड़ी होती है, और P और Q एक धुरी पर जुड़े होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रश X और Y से स्पर्श करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब कुंडली घूमती है, ये दोनों विभक्त वलय घूमते हैं, किंतु ब्रश नहीं घूमते हैं। ब्रश केवल विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं। अब हम कार्यविधि पर आते हैं कि भुजा AB पर किस प्रकार, किस दिशा में बल लगता है। आप ये देखिए ध्यान से, ये भुजा AB है, और भुजा AB में ऊपर की ओर धारा बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है। मैं बताने का प्रयास करता हूं कि भुजा AB पर बल किस दिशा में लगेगा। आप ये देखिए, मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन किया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मैं अपनी मध्यमा उंगली को धारा की दिशा में रखता हूं, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखता हूं, तब मैं पाता हूं कि मेरा अंगूठा भीतर की ओर है। इस प्रकार जब मैं इस कुंडली ABCD को, जैसा कि पहले चित्र में मैंने दिखाया था, मैं इस ABCD कुंडली को चुंबक के बीच रखता हूं, तो भुजा AB पर भीतर की ओर बल लगता है, और भुजा AB नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगी, बल्कि नीचे की ओर जाएगी। और अगर भुजा CD की बात करूं, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मेरा अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, और भुजा CD ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगी। इस प्रकार भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन के बाद क्या होगा? भुजा AB की जगह भुजा CD आ जाएगी, और CD की जगह AB आ जाएगी। अब आप देखिए,
भुजा CD। अब क्या होगा, अब फिर से आप अगर बल देखेंगे तो फिर से वही स्थिति होगी, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र। तो भुजा CD नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगी और भुजा AB ऊपर की ओर। अर्थात भुजा CD जो पहले ऊपर की ओर आ रही थी, अब भुजा CD नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगी और भुजा AB ऊपर की ओर, और परिपथ में जो धारा है उसकी दिशा DCBA के अनुदिश दिशा प्रवाहित होगी। पहले धारा ABCD दिशा में जा रही थी और अब धारा DCBA दिशा में धारा प्रवाहित होगी। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो विभक्त वलय हैं ये विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। पहले आधे चक्र में धारा ABCD और दूसरे आधे चक्र में धारा जो है वो उससे विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अतः कुंडली लास्ट में क्या होता है, जैसा एक चक्र में हुआ वैसा ही अन्य चक्रों में होता रहता है, और अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमणित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन परिवर्तन हो जाता है। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, किसने इसकी खोज की? इनका सबसे सर्वप्रथम अध्ययन 1831 में माइकल फैराडे ने किया। फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है बताया। वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। माइकल फैराडे, जिन्होंने एक स्कूली शिक्षा भी नहीं प्राप्त की थी, बहुत कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद माइकल फैराडे बुक बाइंडिंग, जो आप अपनी किताबों पर जिल्द चढ़ाने जाते हैं बाजार में, बुक बाइंडिंग का कार्य ये माइकल फैराडे करने लगे। परंतु विज्ञान के प्रति इनकी लगन, एक महान वैज्ञानिक डेवी का इन्हें व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन व्याख्यान को इन्होंने क्रमबद्ध किया और उसकी बाइंडिंग करके इन्होंने डेवी को भेज दी। वहां से इन्हें एक लैब में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा ही दे दी। इन्होंने बताया कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग हम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। इन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए महान कार्य किए। उसी के क्रम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, हम उसी को समझने का आपको प्रयास करते हैं। हमने एक कुंडली ली और एक धारावाही कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का अर्थ है कि हम कुंडली के समीप चुंबक को लाते हैं, चुंबक के किसी भी ध्रुव को लाए, उत्तरी ध्रुव को पास लाए या उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाए, या दक्षिण ध्रुव को पास लाए, दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाए, या चुंबक को स्थिर रखें, कुंडली को पास लाए, तब हम पाते हैं कि कुंडली से बद्ध, अर्थात जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलने लगती है। कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में धारा बहने लगती है। उस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अर्थात एक मैंने सर्किट बनाया, एक कुंडली ली, एक चुंबक, और उस कुंडली से मैंने एक धारामापी जोड़ दिया नीचे। धारामापी धारा की दिशा और धारा का परिमाण दोनों को माप सकता है। जैसे ही हम कुंडली को चुंबक के पास लाते हैं, धारामापी विक्षेप होने लगता है। यह माना गया कि जैसे ही कुंडली के पास चुंबक आई, उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। फलस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। एक हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। अब हमने दो कुंडलियां ली, कुंडली 1, कुंडली 2, उन दोनों कुंडलियों को पास पास रखा। एक कुंडली का संपर्क बैटरी और कुंजी से कर दिया, एक बंद परिपथ बनाया,
और दूसरी कुंडली का संपर्क हमने एक धारामापी से कर दिया। जैसे ही एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया, धारा को बढ़ा दिया, धारा कभी बंद कर दी, कभी धारा घटा दी, तो हमने पाया कि दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी। ऐसा क्यों हुआ? जब हम किसी दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं, तब समीप रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में, दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने से कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और कुंडली यदि एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में एक धारा बहने लगती है और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं और द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जब कोई कुंडली, अंत में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा बनती है, जब कोई कुंडली किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित होती है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, तब उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दो कारण से हुआ। एक तो वह कारण कि जब हमने कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र बदल गया, या हमने कुंडली को किसी ऐसी दूसरी कुंडली के पास रख दिया कि जिस कुंडली में धारा परिवर्तन हो सके, तब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। अंत में प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए फ्लेमिंग ने एक दाहिने हाथ का नियम दिया। उस दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की दो अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं और इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक में लगने वाले चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तब मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। अर्थात अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, अंगूठा चालक में गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तब मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हमने दाएं हाथ का अंगूठा पास की दो अंगुलियां ली, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तब मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। इस प्रकार आज हमने विद्युत मोटर की रचना, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना सीखा। प्रेरित धारा कब बहती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऑनलाइन अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य MHRD द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बहुत